सो लेट्स बिगिन विद अ न्यू चैप्टर दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन। और इसमें सबसे पहले हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जैसा हम इंट्यूटिवली समझते हैं फोर्स, वही फोर्स है ये। जैसे किसी को धक्का लगाना या किसी को खींचना, दैट इज़ लिटरली फोर्स। सो फोर्स इज़ नथिंग बट अ पुश और अ पुल। ठीक है, अब इसको थोड़ी गहराई में समझते हैं कि फोर्स कहाँ कहाँ मौजूद है इस दुनिया में। तो हमारे सामने, मेरे सामने एक कुर्सी रखी हुई है, तुम्हारे सामने भी कुछ ना कुछ रखा होगा। अक्षत, क्या रखा है तुम्हारे सामने? एक कोई भी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग। पेन रखा हुआ है। तो देखो पेन, मान लो सपोज ये पेन है। तो अब ज़रा सा अपन इसको सोचते हैं कि ये अपने स्ट्रक्चर में ऐसा क्यों है, बिखर के ये इसके कण अलग अलग क्यों नहीं हो जाते। तो अपन ने कहा चलो सोचते हैं। तो इनफाइनाइटली जूम करके देखा तो क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर में इसके जो भी मॉलिक्यूल से ये मिलके बना हुआ है वो आपस में अटैच्ड होंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब अटैच्ड होंगे इसका मतलब कि कुछ तो अट्रैक्शन है, और वो अट्रैक्शन क्या है? वो अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो, मान लो तुम छत पे गए, छत पे जाके तुम सीलिंग से कूद गए। नहीं, तुम नहीं कूदे, क्योंकि तुम कूद गए तो फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी। तुमने कुछ ऑब्जेक्ट तो ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया तो वो नीचे जाता है। अब क्यों जा रहा है वो नीचे? क्योंकि उस पर कोई फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स था जिससे पेन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच थे? वो था अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस वजह से वो अटैच थे एक दूसरे से, अपना शेप चेंज नहीं कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये नीचे क्यों जा रहा है? ये ऑब्जेक्ट जो छत से गिरा है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे भी फोर्स मिल गया इसको, लग रहा है एक पुल मिल रहा है इसको, एक अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, और क्या? और सन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक फोर्स जनरेट कर देता है। बिल्कुल सही बात कही तुमने कि मान लो सपोज एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है और एक आदमी उसके कंपैरेटिवली माउंट एवरेस्ट की चोटी पे खड़ा हुआ है। तो अब हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर जो इनके सरों के ऊपर है वो ज़्यादा प्रेशर यहाँ क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा डेप्थ में है, ये थोड़ा ऊपर है तो हवा थोड़ी कम बची एटमॉस्फेयर में। तो इस पे सर पे एक फोर्स लगता है, इसके सर पे एक फोर्स लगता है। सर पे नहीं, पूरा हर जगह, हर बात, हर तरफ से फोर्स लगता है, केवल सर पे ही नहीं। तो ये भी एक फोर्स है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक फोर्स हो सकता है। और क्या बोला जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रक है, उसका इंजन चलता है। ठीक है, तो इंजन चलने की वजह से ये पीछे वाला टायर रोटेट करता है। यहाँ पे एक्सेल लगा होता है और वो एक्सेल शाफ्ट, एक्सेल का शाफ्ट मूव करता है और ये ट्रक का टायर रोटेट करता है। तो ये ट्रक का टायर एक्चुअली क्या करता है? ट्रक का टायर इस रोड को पीछे पुश करता है। ठीक है, तो रोड इस ट्रक के टायर को आगे पुश करती है। तो ये वाले फोर्स पे अगर देखा जाए, केवल इस वाले फोर्स को, कि जो आगे पीछे पुशिंग हो रही है, इसको बोलते हैं अपन फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये भी एक टाइप का फोर्स है। मान लो सपोज ट्रक में बैटरी नहीं है, बैटरी मतलब इंजन नहीं है, उसको खींचना है। तो क्या किया, एक वायर से कनेक्ट किया और दूसरे ट्रक से उसको खींचा। तो अब इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? इस पे इस रस्सी का फोर्स लग रहा है। ये रस्सी जो कनेक्टेड है, ये वाला फोर्स लग रहा है। और रस्सी में जो फोर्स लगता है उसको अपन टेंशन बोलते हैं। ठीक है, बड़ा अजीब सा नाम है, दिमाग में होता है टेंशन, तो यहाँ रस्सी में टेंशन। हाँ, लिटरल मीनिंग है इसका। टेंशन का मतलब होता है कि उसमें कुछ खिंचाव आ रहा है, कुछ तनाव आ रहा है। तो असल में क्या, जैसे ही अपन रस्सी को खींचते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स दूर भागना चाहते हैं, लेकिन दूर भाग क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो अट्रैक्टेड है किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो इस वजह से इसमें टेंशन डेवलप हो जाता है। इसलिए हम स्ट्रिंग के फोर्स को टेंशन बोलते हैं। टेंशन इज नथिंग बट
फोर्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम मतलब कि उसका एसिलरेशन ज़ीरो है। एसिलरेशन ज़ीरो के दो मायने हो सकते हैं, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट या तो वेलोसिटी ज़ीरो। मतलब मायने तो एक ही है वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन या तो वो रेस्ट पे हो सकता है या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो सकता है, ठीक है। तो इमेजिन करो कि अगर किसी बॉडी को हमने टेबल पे रख दिया, ये टेबल है और ये बॉडी है। अच्छा, मैथ्स की फिज़िक्स की लैंग्वेज में हम बॉडी का मतलब शरीर नहीं होता है, बॉडी का मतलब होता है कोई स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मतलब कोई मास या कोई ब्लॉक। तो ऐसे बॉडी कहा गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये समझो कि शरीर की बात कर रहा है ये, तुम कहो यहाँ तो कोई शरीर नहीं है, ऐसा नहीं। बॉडी का मतलब स्पेसिमेन होता है टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है। तो हम जानना चाहते हैं कि यार इक्विलिब्रियम में है कि अनटिल अनलेस कोई आंधी तूफान ना चले, अनटिल अनलेस कोई भूकंप ना आए, ये ब्लॉक यहीं रखा रहेगा। तो हम जानना चाहते हैं कि इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो हम सोचेंगे कि इस पे एक धरती का आकर्षण लग रहा है, कि धरती की तरफ एक वेट लग रहा हुआ है, इसका ग्रेविटेशनल वेट, ये एक फोर्स है। अच्छा, क्योंकि ये अगर मान लो टेबल नहीं होती तो नीचे चला जाता, इसका मतलब एक नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। कि इसको अपन क्या बोलते हैं, जो टेबल इस पे लगा रही है इस ब्लॉक पे, दैट इज़ कॉल्ड रिएक्शन फोर्स एंड दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। वाई नॉर्मल? जनरली मैथमेटिक्स में नॉर्मल शब्द का मतलब होता है परपेंडिकुलर, सो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है। तो इतने टाइप के फोर्सेस अपन एनकाउंटर करने वाले हैं अपनी लाइफ में। और एक और फोर्स देख लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पेशल टाइप की चीज़ होती है जिसे बोलते हैं अपन स्प्रिंग। तो अब इमेजिन करो यहाँ से स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच्ड है ना, ये नेचुरल लेंथ में अपनी स्प्रिंग। नेचुरल लेंथ मतलब कि ना ही उसको स्ट्रेच किया गया है और ना ही उसे एक्सटेंड किया गया है, वो अपनी नेचुरल लेंथ में। तो अगर नेचुरल लेंथ में है और हमने उसको थोड़ा सा दबा दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, मतलब कि इस तरफ इसको मूव करा दिया ब्लॉक को, तो ये स्प्रिंग दब जाएगी। अब ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे किधर फोर्स लगाना चाहेगी? वो फोर्स लगाना चाहेगी उसी डायरेक्शन में जहाँ से वो आया है, मतलब टुवर्ड्स द नेचुरल लेंथ की तरफ वो पुश करना चाहेगी। ये बात समझ में आ रही है? स्प्रिंग को दबा के देखो कैसा महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है ना स्प्रिंग वापस अपने शेप में आना चाहती है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको कंप्रेस ना करते हुए, यहाँ तो हमने कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस ना करते हुए इसको एक्सटेंड कर देते, ठीक है, मतलब कि नेचुरल लेंथ से इसको खींच देते। अच्छा, स्प्रिंग को खींचते हैं तब भी वो वापस आना चाहती है अपनी नेचुरल लेंथ पे, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा? यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो दोनों ही केस में जब हम इसका डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली जब एक्सटेंशन कर रहे हैं प्लस एक्स डायरेक्शन में, तब फोर्स है माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो वेक्टोरिकली हम स्प्रिंग को ऐसे लिख देंगे आगे चल के कि दिस स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जिस भी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया गया, ठीक है। तो जस्ट अभी तो ओवरव्यू दे रहे हैं अपन, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सब चीज़ें कि क्या होगा कैसे होगा। तो अभी तो जस्ट अपन को फोर्स का एक बेसिक आइडिया मिल गया कि फोर्स कहाँ कहाँ होता है, और फोर्स क्या होता है, फोर्स इज अ पुश और अ पुल। अब फोर्स क्या क्या कर सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग लिखो इफेक्ट्स ऑफ, अच्छा उससे भी पहले कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स लिखो, कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स, ठीक है। इमेजिन करो, मैं बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, तुम खुद ही बता दोगे। जैसे मान लो सपोज एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ से मैंने
100 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहाँ से मैंने 90 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बताओ इस पर नेट फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। और किस दिशा में? जिस तरफ ये डोमिनेट कर रहा है, यानी कि इस दिशा में। ठीक है, एक ब्लॉक है जिस पे मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया इधर से, और यहाँ से 100 न्यूटन का लगा दिया। अब नेट फोर्स कितना है इस पे? बताओ। 0। क्यों क्यों कट गया? ठीक है, तो वन डायमेंशन में तो सिंपली हम बता सकते हैं सब्सट्रैक्ट और वो करके। मान लो सपोज ऐसा कर दिया जाए कि 10 न्यूटन यहाँ से लग रहा है और 10 न्यूटन यहाँ से लग रहा है। अब बताओ नेट फोर्स कितना होगा? सर ये क्या बोलते हैं, वेक्टर्स तो होगा ऐसा कुछ? वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो वेक्टर सम करने के लिए बहुत सिंपल, एक वेक्टर इधर है ये वाला, और एक वेक्टर इधर है ये 10, ये 10, तो इनका डायगोनल कितना होगा? दिख रहा है 10√2। तो नेट फोर्स हो गया 10√2, और दिशा क्या होगी उसकी? इस दिशा में। आई बात समझ में? सिंपल सी बात है। तो कहने को तो टोटल फोर्स यहाँ पे 10 न्यूटन और 10 न्यूटन 20 न्यूटन का लग रहा है, लेकिन हमारे काम की चीज़ क्या है? एसिलरेशन कैसे होगा? नेट फोर्स एसिलरेशन होगा, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो इसमें बस इतना लिख लो, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड नेट फोर्स इज द वेक्टर सम of all the forces acting on it, all the forces acting on a body। समझ गए कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स? तो अब कोई बोले कि यार 190 फोर्स लग रहा है इस पे, तो कहो कोई मतलब नहीं, हमें मत बताओ ये सब, हमें तो नेट फोर्स बताओ, है ना। टोटल फोर्स का कोई मतलब नहीं है, नेट फोर्स का मतलब है। फिर आ जाते हैं कि नेट फोर्स लग रहा है तो उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। सो इफेक्ट ऑफ नेट फोर्स, तो नेट फोर्स लगा के हम बॉडी को एसिलरेट करा सकते हैं, है ना। फोर्स लग गया तो उसमें एसिलरेशन आ सकता है, और एसिलरेशन क्या करता है? उसकी स्पीड चेंज कर देता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक गाड़ी रखी हुई है, तुमने धक्का दे दिया, इसे झटका लगा के फेंक दिया, तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। या गाड़ी चल रही है और तुमने ब्रेक अप्लाई कर दिए, ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा? फोर्स जनरेट होगा एक फ्रिक्शन वाला, तो इसकी स्पीड को कम कर देगा। तो पहला पॉइंट है इट मे चेंज, इट मे चेंज द स्पीड, द स्पीड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की स्पीड को चेंज कर सकता है। सेकंड पॉइंट, जैसे बॉलर ने बॉलिंग कराई, ये विकेट है एक तरफ और ये दूसरी तरफ, यहाँ पे बैट्समैन है, इसके पास बैट है, यहाँ पे बॉलर है, इसके पास बॉल है, तो बॉल आई टप्पा खा के इस पे गई, तो क्या ये बैट जब इस पे मारता है तो बॉल पे क्या होता है? बॉल पे फोर्स लगता है। फिर किसी भी डायरेक्शन चेंज कर सकता है बॉल को, डिपेंडिंग अपॉन कौन है वो बैट्समैन, और किस तरीके की बॉल आई और किस तरीके से उसने बल्ला चलाया है, उस तरीके से वो बॉल का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो क्लियरली नेट फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, सो इट मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों एक साथ भी चेंज कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। सो इट मे चेंज, इट मे चेंज both the speed and direction of motion, and direction of motion।
अच्छा, मान लो सपोज तुम्हारे पास एक डब्बा है, तो तुमने नेट फोर्स लगा दिया इस पर कुछ, तो इस डब्बे का शेप चेंज हो सकता है ना। जैसे पेन है तुम्हारे सामने, पेन पे तुमने हथौड़ा मार दिया, हथौड़ा मार के उसको क्रश कर दिया, तो हथौड़े ने क्या किया, हथौड़े ने एक एक्सटर्नल फोर्स दिया, तो क्या हो सकता है, शेप और साइज को चेंज कर सकता है ये। नेक्स्ट पॉइंट इज इट मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें लिख लेते हैं जो ऑलरेडी हमें पता ही है। पहली बात, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे मैंने तुमसे कभी पूछ बैठूं कि बताओ 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन का सम क्या होगा, तो तुम कोई जवाब ही नहीं दोगे, तुम पहले पूछोगे कि डायरेक्शन तो बताओ। बिना डायरेक्शन के क्या बोले हम, कि जैसे 5 न्यूटन और 5 न्यूटन सेम डायरेक्शन में हो गया, तो फिर तुम्हारा आंसर 10 न्यूटन होगा। 5 न्यूटन और 5 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तब तुम्हारा आंसर 0 होगा। 5 न्यूटन एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गया, तो फिर तुम्हारा आंसर होगा 5√2। तो इसका मतलब अगर कोई ऐसे बोले कि 5 न्यूटन और 5 न्यूटन लगा दिया मैंने किसी बॉडी पे, बताओ क्या होगा, तो तुम कहोगे हम नहीं बताएंगे, पहले डायरेक्शन बताओ, है ना। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, विदाउट डायरेक्शन तुम कोई भी जजमेंट नहीं कर सकते। हु इज दैट? हेलो हाँ नवींद्र बोलो। सर, मैं ये कह रहा हूँ स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दीजिए। हाँ नोट नहीं कर पाया था मैं। हाँ, नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और एक फार्मूला हम आगे चल के जान जाएंगे जो ऑलरेडी पहले से भी जानते हैं, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है ना, मास कांस्टेंट हो अगर, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। सो मास की यूनिट होती है केजी और एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन को हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका डायमेंशन फार्मूला भी लिख लेते हैं। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, केजी यानी कि मास की पावर 1, मीटर यानी कि लेंथ की पावर 1, और अपॉन में सेकेंड स्क्वायर यानी कि टाइम की पावर -2। ये इसका डायमेंशन फार्मूला है। ठीक है, सीजीएस यूनिट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर सीजीएस यूनिट जनरल नॉलेज के लिए कोई पूछ ले तो बोल देंगे हम, क्या है वो, केजी की जगह ग्राम आ जाएगा, मास की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, सेकंड की जगह तो सेकंड रहेगा ही। इसको डाइन बोलते हैं, डाइन, dy dy कोई मतलब नहीं है इस बात का, लेकिन हाँ, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10⁵ डाइन के बराबर। अब एक चीज़ जो पहले अपन पढ़ चुके हैं कि फोर्सेस के फंडामेंटली कितने टाइप होते हैं, तो वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं इस नेचर में। तो उनके बारे में नोट कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं पहले ही। तो नोट लिखो यहाँ पे, ऑल द फोर्सेस कैन बी divided in 4 fundamental forces, 4 fundamental forces। ठीक है, सबसे पहला ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में देखते हैं कि इसका जनरेटर कौन होता है, क्या इसका कॉज क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स का किस वजह से जनरेट होता है। तो दिस इज एट्रीब्यूटेड टू एनीबॉडीज मास, है ना, किसी भी चीज़ का मास होगा, ग्रेविटेशन का सोर्स वही है। सो दिस इज ड्यू टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
ठीक है, इसका फॉर्मूला इस अपने न्यूटन ने बताया था. सो बिटवीन 2 पॉइंट masses separated by distance r, ये एक पॉइंट मासेस है, ये 2 पॉइंट मासेस हैं, एक m1 एक m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r. तो इन दोनों पर ही एक दूसरे की वजह से अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और उस ग्रेविटेशन फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर g इज ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक है, ये कैसे लिख दी मैंने यूनिट? डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू. जी को एक तरफ इमेजिन करो, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ इमेजिन कर लो, तो फोर्स न्यूटन होगा, ये आर जाएगी लेंथ, इधर मल्टीप्लाई होगी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मास इनटू मास है यहाँ पे, दैट इज केजी इनटू केजी, तो केजी स्क्वायर नीचे पहुँच जाएगा. सो व्हाट इज दिस जी? दिस जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, अब क्या बात याद रखनी है इसके बारे में, बहुत इम्पोर्टेंटली, कि ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है ना. कभी ऐसा नहीं होगा कि दो मास एक दूसरे को रिपल करने लग जाए, ऐसा नहीं होगा. तो इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. अच्छा, बीच में मीडियम कुछ भी डाल दो, मान लो सपोज़ यहाँ पे हम पानी डाल देते, या ऐसा सिचुएशन इमेजिन करो कि ये पूरा का पूरा जो फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे हम सिनेरियो इन दोनों के बीच में, वो एक सबमर्ज्ड आइलैंड में कर रहे थे, सबमर्ज्ड वाटर बॉडी में कर रहे थे. ठीक है, तब भी इस फोर्स के मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स. मीडियम जो है उसके पार्टिकल्स के इंडिपेंडेंट है ये. ठीक है, मतलब भावनाओं को किस किस को समझ में आ गया ये बात? मीडियम चाहे कुछ भी हो, वैक्यूम हो, चाहे कहीं भी हो, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा. ठीक है, अच्छा ऐसा इस कॉन्क्रीटली क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि आने वाला एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है. ठीक है, इसलिए कॉन्क्रीटली बोल रहे हैं. ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ लॉन्ग रेंज्ड फोर्स. इट इज़ अ लॉन्ग रेंज्ड फोर्स. इसका इस बात का क्या मतलब है? अर्थ से सन कितनी दूर है? बहुत, मतलब इनफाइनाइट मान सकते हैं. अगर हम नॉर्मल चीज़ों की लेंथ को कंसीडर करें हमारी लाइफ में जो है, तो उसके कंपैरेटिवली अर्थ से सन की डिस्टेंस तो इनफाइनाइट है, तब भी बढ़िया खींच रही है ना सन को अर्थ. तो इसका मतलब कि ये बहुत ही लॉन्ग रेंज फोर्स है. फिर सेकंड आ जाते हैं अपन. सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नाम से ही ये सजेस्ट कर रहा है अपने आप को कि इलेक्ट्रो मतलब समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि चार्ज पार्टिकल्स, और मैग्नेटिक समथिंग रिलेटेड टू मैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, तो इसका सोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सोर्स ही चार्ज होता है. सो दिस इज ड्यू टू द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, और इसका एक्सप्रेशन अपने कूलम ने दिया था. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक force between point charges q1 and q2 is given by, दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक q1 और एक q2.
दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ r है। तो यहाँ पे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, अब यहाँ पे कुछ अपन स्पेसिफिकली नहीं बना रहे कि अट्रैक्शन ही होगा या रिपल्शन ही होगा। अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की पोलैरिटी क्या है चार्जेस की। अगर सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं तो रिपल्शन होगा, अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन होगा, माइनस माइनस हो गए तब भी रिपल्शन होगा। सो फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव ऑल्सो एंड कैन बी रिपल्सिव ऑल्सो, अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स विच वॉज ओनली अट्रैक्टिव। सो इसका एक्सप्रेशन भी एग्जैक्टली ऐसा ही स्ट्रक्चर का होता है कि यहाँ पे क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया, तो यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं कुछ और कांस्टेंट आता है। ठीक है, अभी उसको k लिख देते हैं। यहाँ पे m1 m2 आया, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस आ जाता है। और वहाँ पे अपॉन में r स्क्वायर आया तो यहाँ पे भी r स्क्वायर ही आता है, इसलिए इन दोनों लॉस को इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब इस k के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। तो अभी मैं कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ तो जो तुम्हें बिल्कुल अभी नहीं समझ में आएगी, 12th में समझ में आएगी, बट फॉर द सेक ऑफ कि अपन को हिट हो वो बात 12th में पहुँच जाए तब, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। सो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस k इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर साइड में भी लिख देता हूँ। दिस कांस्टेंट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी तुम्हें, पाई में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट में दिक्कत हो रही है। इसको कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ग्रीक लेटर है ये। ठीक है, तो ये तो इसका वो है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन है क्या चीज़ ये समझते हैं। तो दिस इज़, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, थीटा लिखो, ऐसा पाई लिखते थोड़ी हर जगह कि इसको पाई लिखोगे। वो तो बस समझ जाओ कि वो लेटर है, ग्रीक लेटर, जिसको एप्सिलॉन प्रोनाउंस करते हैं। और एप्सिलॉन नॉट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ अ क्वालिटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज़ वैक्यूम। सो दिस इज़ डिफाइंड एज permittivity of free space. Free space is nothing but vacuum. So epsilon naught is nothing but permittivity of free space और vacuum. वो क्या चीज़ होती है वो धीरे धीरे अपन को पता चलेगा। सो पूरा अगर फॉर्मूला लिखें तो k की जगह लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, ये जो परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, ये मीडियम पर डिपेंड करती है। सो दिस डिपेंड्स ऑन मीडियम, इसलिए ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। जैसे ये ग्रेविटेशन में जो कैपिटल G था ये यूनिवर्सल कांस्टेंट था, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा ही यही होनी थी चाहे मीडियम कुछ भी हो। लेकिन इस परमिटिविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, कि वैक्यूम है तो परमिटिविटी कुछ और होगी, पानी में डाल दिए चार्जेस को तो परमिटिविटी कुछ और होगी उस मीडियम की। ठीक है, तो बस अभी इतना काफ़ी है। सो इतना बस लिख लेना कि दिस परमिटिविटी डिपेंड्स ऑन द मीडियम, मतलब ओवरऑल k जो है ये वाला कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। सो नेक्स्ट पॉइंट में लिखें सबसे पहले तो कि ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। सो इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव in nature. Next point, it depends on medium between the particles कि particles कहाँ रखे हैं उस पर डिपेंड होता है इसका मैग्नीट्यूड। ये बात भूलोगे तो नहीं? नो सर। ठीक है, उसके बाद ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, इट इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग रेंज्ड फोर्स। तो तुम्हारे दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये लॉन्ग रेंज फोर्स है तो सन और अर्थ के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों नहीं लग रहा? तो इसका सिंपल जवाब है कि इनके पास चार्ज नहीं है। अर्थ अगर ओवरऑल देखा जाए तो न्यूट्रल बॉडी है, सन ओवरऑल देखा जाए तो न्यूट्रल है। चार्ज आएगा तभी ना वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को।
है ना। कोई अगर मैंने कहा ये लो, एक बॉडी ये रखी है, दूसरी बॉडी ये रखी है, बताओ इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कितना होगा। तो पहले तुम पूछोगे चार्ज है कि नहीं, चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा, है ना। हाँ सर। तो ज़रूरी नहीं कि हर बॉडी वो हो, चार्ज हो। क्यों? क्योंकि अंदर बॉडी के न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर, इसके स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही होते हैं। तो एक दूसरे को अगर कैंसिल कर दिए प्लस माइनस चार्ज, तो इफेक्टिव चार्ज ज़ीरो हो जाता है, तो उसको न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। न्यूट्रल बॉडी नहीं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दी। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि थोड़ा सा तुम्हें एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे लिखा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, लेकिन यहाँ लिखा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अंतर है क्या दोनों में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक में? तो हम कहेंगे बिल्कुल अंतर है। क्या अंतर है? जस्ट अ सेकेंड, होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। तो देखो, यहाँ पे बोला गया कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये, और यहाँ बोला गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा अंतर समझाना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। सबसे पहले तो एक्चुअली में ये दो टाइप के फोर्सेस से मिलके बनता है। एक जब चार्ज रेस्ट पे हो तब उस पर कैसे टाइप के फोर्स लगेंगे, तो चार्ज एट रेस्ट। और एक जब चार्ज मोशन में आ जाए, चार्ज इन मोशन, चलने लग जाए जब वो, ठीक है। तो जब वो एब्सोल्यूट रेस्ट पे होता है तो उसमें जो फोर्स लगता है उसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब ही है रुका हुआ। और जब वो चलने लगता है तब बोलते हैं अपन कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ साथ एक मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाता है, ठीक है। तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उस पर, है ना। जो ऊपर हमने अभी मैथमेटिकल ऑपरेशन लिखा वो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी एक्सप्रेशन मैं बता देता हूँ तुम्हें, अभी बिल्कुल इसके बारे में अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो ये इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए। जस्ट सरफेशियली सोचो इसके बारे में, नोट कर लो बस, ताकि रिवाइज हो तो दिमाग में फंसा रहे बस वो। मान लो ये चार्ज क्यू है और ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा, तभी इस पर मैग्नेटिक फोर्स आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड बना दी। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट? क्योंकि अगर एम से करते तो एम से तो मास रिप्रेजेंट हो गया। सो डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स, जस्ट लिख लो अच्छे से कि बी इज़ मैग्नेटिक फील्ड। और मान लो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, अच्छा, कुछ रैंडम डायरेक्शन में। बाद में पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं, लेकिन जस्ट अभी कुछ भी रैंडम डायरेक्शन में मार्क कर लिया हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है यहाँ पे। तो अब इस बॉडी जो चार्ज है वो मूव कर रही है, उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा और एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा। तो इनके एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से होते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है Q इंटू ई, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन होता है Q V क्रॉस B, वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो इनको कंबाइन कर देते हैं अगर, तो Q कॉमन ले लिया दोनों से, सो Q E प्लस V क्रॉस B, ये नेट फोर्स होता है। इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, जहाँ पे E इलेक्ट्रिक फोर्स, Q इंटू ई इलेक्ट्रिक फोर्स है और Q V क्रॉस B मैग्नेटिक फोर्स है। तो बस इतना अभी तुम समझ जाओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो कारणों से जनरेट होता है। ये बात अगर हल्की फुल्की दिमाग में फंसी रही तो 12th में तुम्हें एक अच्छी तरीके से समझ में आएगा। करना है।
क्या बोल रहे हो अक्षत? नोट करना है, ऊपर करना है। हाँ नोट करना। कहाँ पे हो? यहाँ पे रख दूँ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से शुरू करना है। हाँ करो नोट। इसके बाद तो ये जो मैंने पोर्शन एक्सप्लेन किया, इसमें अगर तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है तो बस कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम 12th में आके पढ़ेंगे। ठीक है, फिर थर्ड टाइप के फोर्स पे आ जाते हैं। थर्ड फंडामेंटल फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर नहीं, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग क्यों बोला गया? स्ट्रॉन्ग इसलिए बोला गया क्योंकि विद इन न्यूक्लियर बाउंड्री ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका ओवरव्यू लेने के लिए समझते हैं ज़रा सा कि ये हमारे पास एक एटम है, उसके एडजेसेंट में दूसरा एटम होगा। ठीक है, यहाँ पे उसका न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होगा, अगले आइटम का यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो तुमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा, उसमें एक बात पढ़ी होगी कि अगर 5 किलोमीटर साइज़ का एटम है तो इसका मतलब रेडियस है 5 किलोमीटर की एटम की, तो टेनिस बॉल के बराबर एक न्यूक्लियस होता है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब कि यहाँ से लेके हबीबगंज तक अगर अपन एक रेडियस लेके सर्कल बना दें स्फीयर का, तो इतना बड़ा स्फीयर की एक टेनिस बॉल के बराबर न्यूक्लियस होगा। तो दिखेगा भी नहीं, वो इतना छोटा होगा, लेकिन सारा का सारा मास उसी न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। उसका कारण क्या है? उसके अंदर चलते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस को हमने जूम इन करके यहाँ बना लिया। तो न्यूक्लियस को अगर फोड़ेंगे तो उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के ऊपर प्लस को बनाया है क्योंकि उनके पास प्लस चार्ज होता है। तो इमेजिन करो, इतना सारा प्लस चार्ज हमने इतने से वॉल्यूम में भर दिया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से रिपल्शन होके वो बॉम्बार्ड हो जाने चाहिए थे, फट जाने चाहिए थे, फैल जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोई और फोर्स भी है जो इन प्रोटॉन्स को होल्ड करके रखा हुआ है, दैट इज़ न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। और ये इतना अट्रैक्टिव है कि इनके बीच में एक रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, उसका उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना स्ट्रॉन्ग है वो। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। तो लिखो इसमें, इट इज़ अ वेरी short ranged force which acts between the nucleons न्यूक्लियंस का क्या मतलब? जैसे इंडियंस कौन होते हैं? जो इंडिया में रहते हैं। फिर न्यूक्लियंस कौन होते हैं? जो न्यूक्लियस में रहते हैं। कौन है वो हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, विद इन न्यूक्लियर डायमेंशंस। ठीक है, ये लिखना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इतना शॉर्ट रेंज है कि इसका प्रोटॉन, इस न्यूक्लियस का प्रोटॉन इस न्यूक्लियर के प्रोटॉन से, इस एडजेसेंट न्यूक्लियस के प्रोटॉन से इंटरेक्ट नहीं करेगा, है ना। आपस में इसी विद इन दिस न्यूक्लियर ही इन दोनों का अट्रैक्शन होगा। ऐसा नहीं कि इसका प्रोटॉन उठा के इससे अट्रैक्ट हो जाए और फिर चिपक जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। कितना शॉर्ट रेंज फोर्स है कि केवल न्यूक्लियर बाउंड्री में ही ऐड होता है। जैसे थोड़ा सा हम बाहर निकले, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाता है। अच्छा, न्यूक्लियर बाउंड्री होती है लगभग 10⁻⁻15 मीटर्स, बहुत छोटी है ना। न्यूक्लियस का टिपिकल साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर का रेडियस करीब। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ
10⁻⁻15 मीटर्स, है ना। 10⁻⁻15 मीटर इज़ नथिंग बट 1 फर्मी मीटर, इसको 1 फर्मी मीटर बोलते हैं, ठीक है। और ये अट्रैक्टिव इन नेचर का होता है। तो नेक्स्ट लिखो, इट इज़ मेनली attractive in nature, and due to this a nucleus is stable in spite of repulsive forces between the protons, ठीक है। and within nuclear dimensions it is the strongest force, ठीक है। तो ये हो गया अपना तीसरे टाइप का फोर्स। चौथे टाइप का फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये इतना वीक भी नहीं है जितना इसके नाम के आगे लगा दिया गया, इतना ग्रेविटेशन बराबर भी वीक नहीं है ये, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरेटिव वीक है, इसलिए इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स कह दिया गया, ठीक है। ये बहुत ही स्पेशल टाइमिंग पे एक्ट होता है, जिसको बोलते हैं अपन कब, जब इंटर कन्वर्जन होता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में, ठीक है। तो ये मतलब बहुत रेयरली एक्सपेरिमेंट्स में ही देखने को मिला नेचर। अभी मैं बताता हूँ इसको अलग से क्यों सोचा गया कि भाई ये क्यों है ऐसा एक अलग टाइप का फोर्स। तो पहले तो इसको मैं लिखो, दे एक्ट्स व्हेन देयर इज इंटर कन्वर्जन between neutrons and protons inside the nucleus, ठीक है, ड्यूरिंग बीटा डीके। तो अब ये क्या अजीब सी चीज़ लिख दी बीटा डीके। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ कि एक, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे जब 12th में आ जाएंगे। तो बस अभी जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो कि जब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, तो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स का मतलब कि वो टूट के कुछ अलग न्यूक्लियसेस में बन जाता है, अलग न्यूक्लियाई में बन जाता है, और उसके साथ साथ कुछ एनर्जी एमिट करता है और कुछ अजीब टाइप की रेज एमिट करता है। तो बीटा डीके का मतलब है कि जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं, तो कुछ ऐसे अजीब से पार्टिकल छोड़ते हैं जिनको बोलते हैं अपन पॉजिट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो तुमने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन तो एक ऐसा शब्द है मतलब कि नेगेटिव चार्ज जिसका वो गोल गोल घूमता है अपने इसके अक्रॉस में, एट न्यूक्लियस के अक्रॉस में। पॉजिट्रॉन भी उसका काउंटर पार्ट होता है। यस, नहीं, मैं बोल रहा पॉजिट्रॉन ऐसा होता है क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, बस चार्ज पॉजिटिव होता है। बिल्कुल। तो बोले अंतर क्या दोनों में, इलेक्ट्रॉन की जैसे ही होता है और चार्ज पॉजिटिव होता है, और एक दूसरे को एनिहिलेट कर देते हैं ये, कि अगर इलेक्ट्रॉन से पॉजिट्रॉन मिल गया, पॉजिट्रॉन का सिंबल ही होता है, अगर ये एक दूसरे से मिल गए तो कुछ नहीं बचेगा, नथिंग। बोले क्या था, कुछ था ही नहीं, है ना, मास वास के का झंझट ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेन पार्टिकल्स कि हाँ भाई ये निकलते हैं, और इनके साथ कंपनी करते हैं कुछ अजीब सा फिनोमेना, जिसे ना तो अपन मतलब कुछ नहीं बोल सकते, मतलब कुछ कह नहीं सकते कि वो क्या चीज़ है। वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मैं उनकी मिस्ट्री बताता हूँ। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं। अब ये वेव हैं कि रेज हैं या रेडिएशंस हैं, इनके बारे में अपन को कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि मैं एक बात बताने जा रहा हूँ जिससे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो क्या शब्द है ये, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो।
तो ये अर्थ को पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। अर्थ को पेनिट्रेट करने का मतलब समझते हो, इतनी, और मतलब विदाउट एनी लॉस इन द, क्या बोले, विदाउट एनी लॉस इन द इंटेंसिटी, ठीक है। इसका मतलब मास से तो इंटरेक्ट नहीं कर रही है, और इतने सारे न्यूक्लियॉन्स, इतना सारा चार्ज मटेरियल आ रहा होगा वहाँ, अर्थ को पेनिट्रेट कर रहे होंगे जब, किन किन चीज़ों से गुजर रहे होंगे, ये मॉल्टन लावा और इन चीज़, मतलब ये किसी चीज़ से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे। मतलब ना तो ये ग्रेविटेशनल टाइप के फोर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ना तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप के फोर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और न्यूक्लियाई से तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि न्यूक्लियाई से कर रहे होते तो रुक जाते। इतनी प्रोबेबिलिटी है कि कितने तो न्यूक्लियाई को पेनिट्रेट करते हुए निकल रहे होंगे ये अर्थ को, अगर पेनिट्रेट करते हुए निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये अजीब टाइप के फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन को शो करते हैं, इसलिए इनको अलग नाम दे दिया गया, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, जो बाकी तीन जैसा नहीं है। तो इनकी डिस्कवरी बहुत ही रिसेंटली हुई है ना, बहुत ही रिसेंटली, मतलब ऐसा नहीं कल परसों हुई है, बहुत ही रिसेंट, मतलब मॉडर्न फिजिक्स के सिनेरियो में सबसे रिसेंट है ये। तो बस इतना जानना काफ़ी है, इन सब चीज़ों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब 11th क्लास में 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। तो अब मेरे, सर वो पॉइंट नोट करना रह गया था। हाँ नोट कर लो। सो एक एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि कुछ सिचुएशन है, उसमें तुम्हें बताना है कि किस टाइप का फोर्स यहाँ पे डोमिनेटिंग होगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमें तीन फोर्सेस, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन और न्यूक्लियर फोर्स, इनका ऑर्डर बताना है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंगली कौन सा लग रहा होगा। तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सर इधर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक। है ना, तो सबसे ज़्यादा इधर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर ग्रेविटेशन, फिर न्यूक्लियर। न्यूक्लियर क्यों इतना कम क्यों है इसकी इंटेंसिटी, क्योंकि ये बहुत दूर रखे हुए हैं 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है। और न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग तभी होता है जब विद इन न्यूक्लियर डायमेंशन लगे। दूसरा सिचुएशन, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, और ये रखे हुए हैं एक दूसरे से 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, न्यूक्लियर अगर तुम बोल रहे हो तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर तो होगा ही नहीं, सबसे कम होगा न्यूक्लियर, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर ग्रेविटेशन, फिर न्यूक्लियर। तीसरी सिचुएशन, एक प्रोटॉन रखा हुआ है और एक न्यूट्रॉन रखा हुआ है, ठीक है, और एक दूसरे से ये 1 मीटर की दूरी पर है। तो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्यों, कम क्योंकि लगेगा सर उतने। कम क्या लगेगा ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, प्रोटॉन अकेला चार्ज है। तो अब चार्ज इंटरेक्शन नहीं होगा इनके बीच में, इनके बीच में होगा केवल ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर फोर्स तो दोनों ज़ीरो ही हो जाएंगे, ठीक है। फिर चौथा सिचुएशन, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, और ये एक दूसरे से 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अब लगेगा न्यूक्लियर फोर्स, और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो तो न्यूक्लियर का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक तो लगेगा नहीं, तो बीच में क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशन, ये वाला ज़ीरो हो जाएगा इस केस में, ठीक है। इस केस में ये ज़ीरो हो जाएगा और इस केस में ये ज़ीरो हो जाएगा। ये समझ में आया। हाँ सर आ गया। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो कि जो जितने भी कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं, कांटेक्ट मतलब अभी हम पढ़ने वाले हैं वैसे कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, लेकिन कॉमन सेंस है, मतलब कि जिस फोर्स को एग्जिस्ट करने के लिए कांटेक्ट की ज़रूरत है, उस कांटेक्ट, उसको अपन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो सारे कांटेक्ट फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। सो नोट लिख करके लिखो एक, ऑल कांटेक्ट फोर्सेस
are electromagnetic in nature. कौन कौन से फोर्सेस हैं वो? नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, स्प्रिंग फोर्स, एक्सेट्रा। तो ये जितने भी फोर्सेस हैं इनको कांटेक्ट चाहिए। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स कांटेक्ट फोर्स नहीं है, क्यों? क्योंकि उसे कांटेक्ट नहीं चाहिए। ग्रेविटी बाहर मतलब तुम अगर आसमान से जंप लगा दो, ठीक है, तो धरती के कांटेक्ट में तो नहीं हो, तब भी लगता है ना फोर्स। तो दो टाइप के फोर्सेस होते हैं जिन्हें बोलते हैं अपन, एक तो कांटेक्ट फोर्सेस और एक नॉन कांटेक्ट फोर्सेस या फील्ड फोर्सेस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली मैकेनिक्स में हम दो टाइप के फोर्सेस देखेंगे। तो नेक्स्ट बाइफर्केशन इज कांटेक्ट वर्सेस नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट वर्सेस नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस को हम फील्ड फोर्सेस भी बोलते हैं, क्योंकि अब अपने आसपास वो फोर्स की फील्ड जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फील्ड फोर्सेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले लिखो फील्ड फोर्सेस, these are non contact forces in which direct contact between the body is not necessary. तो इसमें लिखो these are the non contact forces in which direct contact between the forces is not necessary, ठीक है। एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। कोई रस्सी थोड़ी बंधी हुई तुम्हारे और अर्थ के बीच में, तो कोई कुछ नहीं है, तब भी फोर्स लग रहा है। तो हो गए फील्ड फोर्सेस। अब आ जाते हैं हम कांटेक्ट फोर्सेस पर। कांटेक्ट फोर्सेस, तो जब दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट अनिवार्य हो जाता है फोर्सेस के लिए, वो कहलाते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। जैसे एग्जांपल, एक बॉडी रखी हुई है धरती पे, एक बॉडी एक दूसरी बॉडी के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, और वो दूसरी बॉडी भी धरती पर रखी हुई है। अच्छा, मैकेनिक्स में हम ऐसे बना के अगर ऐसे डैश 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 बना दें, इसका मतलब होता है, इसका मतलब मिरर नहीं होता है ना। ऑप्टिक्स में हम मिरर के लिए भी यूज़ करते हैं इसका, लेकिन मैकेनिक्स में इस चीज़ का मतलब है कि ये रिजिड सरफेस है। रिजिड मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये रिजिड है, मतलब समझ रहे हो, फर्श की तरह, फ्लोर की तरह है ये मूव नहीं कर सकता। तो ये बात अपन को समझनी है, दिस मीन्स रिजिड। तो यहाँ पे बनाइए, मतलब ये फ्लोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेट्स से ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, तो ए और बी आपस में कांटेक्ट में है, हाँ, तो आपस में नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे। और अगर इसको हमने यहाँ पे खींचना शुरू कर दिया F1 फोर्स से, और इसको इधर खींचना शुरू कर दिया F2 फोर्स से, तो इनके बीच में थोड़ा सा फ्रिक्शन भी जनरेट होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स भी लग जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स भी कांटेक्ट की वजह से ही लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये कांटेक्ट में नहीं होते, ऐसे दूर दूर रखे होते, और हम इसको इधर खींच रहे होते और इधर खींच रहे होते इसको, तब क्या कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगता है? तब कोई फ्रिक्शन लगता है इनके बीच में ना। तो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन तभी लगता है जब कांटेक्ट हो। तो एक पॉइंट लिख देते हैं सबसे पहले तो,
एग्जाम्पल लिख देते हैं इसके कॉन्टैक्ट फोर्स के। टेंशन इन अ स्ट्रिंग, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, ये एक एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का। नॉर्मल रिएक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, फ्रिक्शन एंड एक्सेट्रा। स्प्रिंग फोर्स एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, अब ज़रा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस ए को कंसीडर करो, ठीक है। ए पर बी जो है वो एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग गया। एफ जो है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है F1, ये तो यहाँ लग ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, ये इमेजिन करो ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है जो उसको अपोज करने की कोशिश करता है, तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें इस तरफ लग जाएगा। स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, ये F1 है, दिस इज स्मॉल एफ। तो ए का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अब इस एक्सटर्नल फोर्स को अभी भूल जाओ, क्यों, क्योंकि अपन इस कॉन्टैक्ट सरफेस की ही बात कर रहे हैं। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, नॉर्मल इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, ये दिस इज एन, दिस इज एफ, सो सी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। So what is this C? This is net contact force. Net contact force. ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो बस ये कांटेक्ट फोर्स होते हैं जहाँ पे कांटेक्ट चाहिए रहता था। एक एग्जांपल भी देख लिया इसका अपन ने। ठीक है, अब क्या देखा जाए, अब देखा जाए कि अगर कोई बॉडी अटैच्ड है किसी दूसरी बॉडी से, तब कैसे अपन उसके फोर्स मार्क करेंगे। तो नेक्स्ट कांटेक्ट फोर्स में एक टॉपिक लिखो, अटैचमेंट टू अनदर बॉडी, अटैचमेंट टू अनदर बॉडी। तो इसके कुछ कुछ सिनेरियोज लेके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें आना चाहिए, इसमें अपना फोकस लगाना है बस। सो अटैचमेंट किस तरीके से हो सकता है, या तो रस्सी से बांध दिया है दो बॉडी को, या तो स्प्रिंग से अटैच कर दिया है ना। सो टेंशन T in a string and spring force F is equals to kx are examples of attachment of a body to another body, ये इसके एग्जाम्पल है। तो अपन कुछ कुछ सिचुएशन लेके समझते हैं कि भाई क्या बन रहा होगा। तो पहली सिचुएशन देखो, इफ़ द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल मतलब उसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, इलास्टिक नहीं है वो, है ना। मतलब इलास्टिक है, रबर की तरह वो नहीं है, स्ट्रेचेबल, ठीक है। सो इफ द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, द मैग्नीट्यूड of acceleration of any number of masses connected through the string is always same। कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल एक मास है ब्लॉक, एक दूसरा मास है, और ये दोनों एक रस्सी से कनेक्टेड है, ठीक है। रस्सी यानी कि स्ट्रिंग, ठीक है। इसका मास m1, इसका मास m2। इमेजिन करो कि हमने इस पे फोर्स लगाया, तो कुछ एक्सीलरेशन होना शुरू हो जाएगा। अब ये रस्सी स्ट्रेच नहीं हो सकती, है ना, मतलब कि इसकी लेंथ उतनी की उतनी ही है।
तो इमेजिन करो कि अगर इसका एक्सेलरेशन ए हुआ तो रस्सी के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी ए होगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी ए होगा, इसका भी ए होगा, सारे पॉइंट्स ए एक्सेलरेशन से चलेंगे। इसका मतलब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी ए होगा, यानी कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी ए होगा। ये बात समझ में आई? मतलब कॉमन सेंस की बात है ये, कि रस्सी अगर इनएक्सटेंसिबल है और एक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी के एक पार्ट का, तो दूसरे पार्ट का भी एक्सेलरेशन वही होगा। मतलब इसी चीज़ को हमें अलग अलग सिनेरियोज में भी एक्सटेंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पुली आ गई यहाँ पे, पुली समझते हो? ऑफ कोर्स समझते हो। हाँ सर। और इस पे हमने रस्सी लटका दी और रस्सी इस पे जस्ट स्लाइड हो रही है, ठीक है, एकदम फ्रिक्शनलेस, कोई ऐसा नहीं हो रहा कि हीट जनरेट हो रही है यहाँ पे। और ब्लॉक्स लटका दिए दोनों साइड, एक M1 एक M2। और इमेजिन करो कि ये वाला जो ब्लॉक है ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो रस्सी का ये पॉइंट भी ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा, ये पॉइंट भी ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा, ये पॉइंट भी ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। तो अब घूम गई है रस्सी जाके, इसका मतलब ये वाला पॉइंट ए एक्सीलरेशन से नीचे आएगा। तो मतलब कि कुल मिला के अगर ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है ये वाला ब्लॉक, तो ये वाला ब्लॉक सेम एक्सीलरेशन ए से नीचे जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है इसमें? कंडीशन है कि इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। अगर एक्सटेंसिबल हो गई, ठीक है, एक्सटेंसिबल मतलब कि इमेजिन करो कि जो इलास्टिक आती है ना, वो लगा दी हमने यहाँ पे, तो जैसी फोर्स लगाएंगे ये आगे चल जाएगा, ये तो रेस्ट पे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी रस्सी एक्सटेंड हो रही है। तो ये तभी पॉसिबल है, ये जो डिस्कशन किया हमने, ये जब इनएक्सटेंसिबल हो रस्सी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल को लिखते हैं कि इफ़ अ स्ट्रिंग इज massless, if the string is massless, the tension in it is same everywhere, ठीक है। however if a string has a mass and it is accelerated then tension is different at every point on that string, ठीक है। कहने का मतलब कि जैसे पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं, ये ब्लॉक M1 था, ये ब्लॉक M2 था, और हमने इस ब्लॉक पे F फोर्स लगाया, तो इस रस्सी में कुछ टेंशन जनरेट होगा। अगर ये स्ट्रिंग मासलेस है, मासलेस का मतलब क्या? अब बिना मास के तो कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, तो मास तो होगा, है ना। फोटोन तो है नहीं कि जिसका रेस्ट मास ज़ीरो होता हो। तो मासलेस का मतलब कि नियरली इक्वल टू ज़ीरो, है ना, कि इन मासेस के कंपैरेटिवली, कि अगर ये 10 किलो का है, ये 20 किलो का है, तो रस्सी का मास मान लो सपोज 50 ग्राम हो गया, तो ये ऑलमोस्ट मासलेस हो जाएगी। तो हम थ्योरेटिकली उसको मासलेस, ज़ीरो मास ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो कहने का क्या मतलब है, अगर ये मासलेस है तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे टेंशन होगी सेम। यहाँ पे टेंशन सेम होगी, यहाँ टेंशन सेम होगी, यहाँ टेंशन सेम होगी, यहाँ टेंशन सेम होगी। तो जब हम इसका FBD बनाएंगे तो यहाँ इसको खींचने वाला, M1 को खींचने वाला कौन होगा? रस्सी, मतलब कि टेंशन, इस पॉइंट पे टेंशन T है। सिमिलरली जब M2 का डायग्राम बनाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स F खींच रहा है इसे, एक यहाँ से टेंशन इसको रोक रहा होगा, तो टेंशन भी मार्क करेंगे, तो दैट विल बी ऑल्सो T। तो ये और ये बराबर कैसे लिख दिए हमने? क्योंकि ये मासलेस है, दिस इज मासलेस। यू गेटिंग द आइडिया? मासलेस का मतलब कि मास ऑलमोस्ट ज़ीरो। अब ऐसे पागल बनाने वाली जैसी बात हो गई है, तो मास नहीं है उसका। ऑलमोस्ट ज़ीरो का मतलब कि इनके कंपैरेटिवली बहुत लाइट स्ट्रिंग है। तो कहीं पे लाइट लिखा आ जाए स्ट्रिंग, कहीं पे मासलेस लिखा आ जाए, इसका यही मतलब है कि मास ऑफ द स्ट्रिंग इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद इट। आर यू गेटिंग दिस? हाँ सर।
तो कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, मासलेस स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगी, ठीक है। तीसरा, इफ पुली इज massless, if pulley is massless and frictionless then tension in the string will be same on both the sides of the pulley, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमारे पास एक पुली है, इससे हमने एक रस्सी खींच दी, मतलब एक ही रस्सी है जो पुली से क्रॉस ओवर हो रही है। यहाँ पे एक मास अटैच्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे एक दूसरा मास अटैच्ड है। इसको M1 बोल देते हैं, इसको M2 बोल देते हैं। तो क्लियरली इन मासेस के अटैचमेंट होने की वजह से कुछ ना कुछ तनाव आ रहा होगा रस्सी में, ठीक है। अब क्या कहा गया, ये मासलेस है, पुली जो है वो मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। तो इस केस में मासलेस ना भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इस पुली को कहीं जाना तो है नहीं, ये तो इससे अटैच्ड है। तो अगर मासलेस ना भी हो इस केस में तो चल जाएगा, केवल फ्रिक्शनलेस हो तो भी काम अपना चल सकता है। फ्रिक्शनलेस मतलब कि ये कोई भी अड़चन पैदा नहीं कर रहा है इस रस्सी की स्लाइडिंग के लिए, इसका मतलब रस्सी एकदम परफेक्टली स्मूथली स्लाइड हो रही है इसमें। तो यहाँ पे टेंशन अगर टी है इस तरफ, तो यहाँ पे भी टेंशन टी होगा, ठीक है। लेकिन अगर फ्रिक्शन आ गया तब फ्रिक्शन की वजह से कुछ फोर्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तब टी और टी नहीं रहेगा दोनों साइड। तो ये बात हमें याद रखनी है बस, ठीक है। एक और सिचुएशन देखो, ये एक पुली है और इससे भी अटैच्ड एक और पुली है, और ये पुली भी ऊपर इधर अटैच्ड है दीवार से। यहाँ पे एक मास लटका हुआ है, उसको बोल देते हैं M1। यहाँ पे इससे दूसरा मास लटका हुआ है, उसको बोल देते हैं M2, ठीक है। तो अब अगर हमें सब कुछ आइडियल कंडीशन दी हुई हो कि पुलीज आर फ्रिक्शनलेस and massless and strings are also massless, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो पुली है पहली वाली, ये तो इस दीवार से अटैच्ड है, तो इसको तो कहीं जाना नहीं है, कुछ भी हो जाए। तो इसका मास होता भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, केवल फ्रिक्शनलेस हो जाती तो भी काम चल जाता अपना, ठीक है। लेकिन इसको देखो, ये मूवेबल है, दिस पुली इज़ मूवेबल, क्योंकि जैसे ये ब्लॉक्स ऊपर नीचे जाएंगे ये पुली ऊपर नीचे मूव हो जाएगी। ये पुली तो फिक्स्ड है और ये मूवेबल है, तो अब इसका लाइट होना ज़रूरी है, तभी हम दोनों साइड टेंशन सेम लिख पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अगर इसका टेंशन टी है तो इस साइड भी टेंशन टी होगा, इस साइड टेंशन टी है तो इस साइड भी टेंशन टी होगा। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर ये मासलेस है ये पुली, तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स होता है MA। अब MA 0 है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। यानी कि अगर इस पुली को T और T इधर लग रहा है तो T और T से ऊपर खींच रही होगी ये रस्सियाँ इसको, पुली को। इसका मतलब ये वाली रस्सी इसको नीचे खींचनी चाहिए, कितने से? 2T से। तो इस वाले में टेंशन कितना हो जाएगा? 2T। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें थोड़ी सी भी गलती हो गई, ज़रा सा अपना अटेंशन लीक हुआ कि यहाँ टी की जगह, यहाँ पे टी की जगह कुछ और मार्क कर दिया, तो पूरा आंसर गलत हो सकता है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमें सिखाता है अपने अटेंशन को डेवलप करना, तो हमें अटेंटिवली देखना पड़ेंगी सारी चीज़ें, ठीक है।
फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो पहले थर्ड लॉ पढ़ दे रहे हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट क्यों नहीं पढ़ रहे पहले, वो तो मैं आएगा समझ में। अच्छा, न्यूटन ने जो अपना रिसर्च पेपर प्रिंसिपिया बुक में लिखा था, उसमें ऐसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऐसे सीरियल नंबर वाइज नहीं लिख के दिए थे उसने, है ना। वो तो हमने अभी क्या लिटरेचर को प्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मेट चाहिए रहता है, तो बचपन में रटवाते ना 3 लॉज ऑफ मोशन। तो एक्चुअली में जो पहला लॉ था वो तो गैलीलियो वाला लॉ था, इनर्शिया वाला। तो ऐसे कुछ 1 2 3 सीरियल नंबर में 3 लॉ नहीं होते हैं, वो तो अपन ने लिटरेचर को ऐसे बना लिया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो वो फेमस हो गया है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, ऐसे कोई सीरियल नंबर असाइन नहीं है किसी को। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये किसके बारे में है, ये फोर्स के बारे में एक्चुअली, ठीक है, कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसलिए हम इसको फोर्स के सेगमेंट में पढ़ रहे हैं। सो इसका स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल सा है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ये एक्शन क्या है, एक्शन एक फोर्स है, और रिएक्शन क्या है, उसके रिएक्शन में मिला फोर्स है। इक्वल का क्या मतलब है, इक्वल का मतलब है बराबर, और अपोजिट का क्या मतलब है, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। इक्वल का मतलब है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि अगर ये ए है तो रिएक्शन विल बी माइनस ए, मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली उतना ही और डायरेक्शन एग्जैक्टली उल्टा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। अब इसको समझते हैं कि भाई चक्कर क्या है, कि एक्शन और रिएक्शन अगर होते हैं तो इसका मतलब कहीं भी एक फोर्स जनरेट हो रहा है, इसका मतलब उसका एक्शन रिएक्शन जनरेट, उसका रिएक्शन पेयर जनरेट होगा। या दूसरे शब्दों में कहें कि देयर इज नो आइसोलेटेड फोर्स इन दिस नेचर, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। सो नो आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट इन नेचर, एग्जिस्ट इन नेचर, it always has have a reaction pair, a reaction pair, ठीक है। इसका मतलब कहीं भी इस दुनिया में एक फोर्स तुम लगा दो कहीं भी, तो उसका 100% रिएक्शन पेयर होगा। तो हमेशा फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करता है, आइसोलेटेड फोर्स नहीं होता, ये बात अपन को याद रखनी है, ठीक है। अब एक और चीज़ समझते हैं, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ये अर्थ है, हम कोई भी बॉल उछालते हैं या कोई भी बॉडी को उछालते हैं तो वो अर्थ पे वापस आ जाती है। क्यों वापस आ जाती है, क्योंकि एक फोर्स लग रहा होता है, उसको बोलते हैं अपन ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको एफ बोल देते हैं। तो अभी ऊपर क्या कहा गया कि अब आइसोलेटेड फोर्स तो है ही नहीं इस दुनिया में कोई, इसका मतलब इसका एक रिएक्शन पेयर भी होगा इस फोर्स का। वो रिएक्शन पेयर कहाँ है, वो रिएक्शन पेयर है कि ये भी सेम फोर्स से अर्थ को खींच रही है। तो अब अच्छा सही लगा देख के अपन को कि ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर है। तुम्हारी मर्जी, इसको एक्शन बोल लो तो इसको रिएक्शन बोलना पड़ेगा, इसको रिएक्शन बोल लो तो इसको उल्टा बोल दिया, इसको एक्शन बोल लो तो इसको रिएक्शन बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। और क्या याद रखना थर्ड लॉ में, एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, है ना, कभी भी हम मैग्नीट्यूड अलग नहीं कर देंगे। सो बोथ एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन are of same magnitude, but acts in opposite direction,
ठीक है, बट एक्शन अपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं ये, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम नेचर के होते हैं, यानी कि अगर एक्शन ग्रेविटेशनल है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक्शन हो गया ग्रेविटेशनल और रिएक्शन हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दिस डज नॉट हैपन। तो कहने का क्या मतलब है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोथ द एक्शन रिएक्शन आर ऑफ सेम फंडामेंटल नेचर, सेम फंडामेंटल नेचर, ठीक है। दैट मीन्स if the action is gravitational, the reaction is also gravitational, ठीक है। तो अब क्या देख लिया जाए, सबसे पहले देखा जाए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो डिफरेंट टाइप के कॉन्टैक्ट फोर्स देखना शुरू करते हैं अपन, तो क्योंकि एक्शन रिएक्शन की बात चल रही है, सबसे पहले अपन देखेंगे डिटेल में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन एक ऐसा फोर्स है जो एक्ट करता है जब दो बॉडीज़ कांटेक्ट में आती हैं। अगर कांटेक्ट में नहीं आएंगी तो ये एक्ट नहीं करेगा। सो लिखो इसमें, इफ़ टू बॉडीज़ आर इन contact and press each other, then contact force acts between them. The contact surface, the component of this contact force, the component of this contact force which is perpendicular to the contact surface is called normal reaction. नॉर्मल वर्ड का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो जितने कॉन्टैक्ट सरफेसेस होंगे उतने नॉर्मल रिएक्शंस होंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, एज मैनी कॉन्टैक्ट सरफेसेस आर देयर, as many normal will act, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ लगता है, कभी उससे अलग नहीं लग जाएगा। सो नॉर्मल ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। तो इन बात को जहन में रखते हुए हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि जैसे इमेजिन करो हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है धरती पे, ठीक है। ब्लॉक का मास है m। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इस ब्लॉक का, तो mg नीचे लग रहा होगा। mg क्या होता है, mg होता है वेट, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा। क्यों ऊपर लग रहा होगा, क्योंकि टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। अब सोचते हैं कि यार इनके एक्शन रिएक्शन पेयर कहाँ है। तो देखो, अब ध्यान से देखना, नॉर्मल किस टाइप का फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। mg किस टाइप का फोर्स है, ग्रेविटेशनल। तो क्या ये एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन हो सकते हैं, नहीं।
ये एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है अक्षत एंड नवींद्र, हाँ सर। कि ये एक दूसरे के नॉर्मल एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन नहीं है। जनरली ऐसा दिमाग में हमें लगता है कि यार ये एक्शन हुआ तो ये रिएक्शन हो गया, नहीं, ये एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्शन रिएक्शन हमेशा सेम टाइप के होते हैं, बट ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और ये तो ग्रेविटेशनल है। तो हमने कहा कि ये तो नहीं है, तो इसका मतलब कहीं तो होंगे। तो हमने सोचा कि चलो कहाँ होंगे। तो हमने अगर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बनाया है तो इसका रिएक्शन पेयर इस फ्लोर को भी धक्का मार रहा होगा नीचे साइड, ठीक है। तो हमने फ्लोर का भी एफबीडी बना लिया, ठीक है। तो फ्लोर पे नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक की वजह से ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उस ऑब्जेक्ट की तरफ लगता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था? यहाँ पे ऑब्जेक्ट था ब्लॉक। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है फ्लोर। तो नॉर्मल रिएक्शन उसकी तरफ लगा था जब उसका एफबीडी बनाया था। फ्लोर का एफबीडी बनाएंगे तो नीचे की तरफ लगेगा। ये क्या था अपना एफबीडी, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फ्लोर। तो नॉर्मल रिएक्शन नीचे साइड मार्क होगा, ठीक है। अब इसका रिएक्शन पेयर मिल गया, ये और ये इक्वल है दोनों का मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में, वेल एंड गुड। अब इस एम का किधर है रिएक्शन पेयर? तो हम कहा ठीक है चलो देखते हैं। तो एम का रिएक्शन पेयर अर्थ में लग रहा होगा। तो ये फ्लोर एक्चुअली क्या है? फ्लोर इज नथिंग बट अर्थ। और इस एम का रिएक्शन पेयर इस पे लग रहा होगा इधर साइड। समझ गए? हाँ सर। ठीक है। तो मतलब अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बनाया जाए कि ये अर्थ रखा हुआ है, मतलब रखा हुआ नहीं है अर्थ, और एक ब्लॉक रखा हुआ है उस पर, ये मास एम है इसका और ये अर्थ है। तो अगर अपन ने ब्लॉक का एफबीडी बनाया तो अर्थ पुल कर रही है उसे कितने वेट से? एम से। और अर्थ का जो सरफेस है वो उसे धक्का दे रहा है कितने फोर्स से? नॉर्मल रिएक्शन से। सिमिलरली अर्थ का एफबीडी बनाए अगर, तो ब्लॉक उसे पुल कर रहा है एम फोर्स से और ब्लॉक उसे दबा रहा है ब्लॉक का सरफेस नॉर्मल रिएक्शन से। ये आगे बात समझ में? एफबीडी बनाते टाइम हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो तुम्हारे सामने एक और सवाल मैं दे देता हूँ कि ये अर्थ है, ठीक है। एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का मास है m1, इस ब्लॉक का मास है m2, ठीक है। तो बताओ, एफबीडी बनाओ तीनों का। ड्रॉ एफबीडी ऑफ दीज थ्री ऑब्जेक्ट्स। ना एक m1 है, उसके ऊपर m2 रखा हुआ है, दिख नहीं रहा, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। एफबीडी बनाओ और दिखाओ मुझे अपनी नोटबुक में बना के, कैमरे के थ्रू दिखाओ मुझे। गौर से देखने की कोशिश की हमने और सबसे पहले देखा कि m1 को m2 को उठा लिया सबसे पहले यहाँ पे। सो m2 पे तो नीचे लगेगा m2g, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा, इसको बोल देते हैं n1। बस m2 का हिसाब हो गया। अब आ जाते हैं m2 का हिसाब हो गया। अब m1 पे आ जाते हैं। तो अब इसका ये सरफेस कॉमन है, इस पे लग रहा है ऊपर n1, तो इसका रिएक्शन पेयर n1 यहाँ लग जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? और एक m1g लगेगा, इसका खुद का मास। और इस सरफेस की वजह से जो अर्थ और m1 के बीच का सरफेस है वहाँ से भी कुछ नॉर्मल लगेगा, तो उसका मैग्नीट्यूड तो कुछ और होगा, तो इसलिए उसको n2 बोल देते हैं। फिर अर्थ का एफबीडी बनाते हैं। अर्थ पे कौन है कांटेक्ट में? केवल m1, m2 तो कांटेक्ट में है नहीं, तो केवल m1, ठीक है। तो इसका रिएक्शन पेयर लगेगा यहाँ पे, यानी कि n2 चिपका दो यहाँ।
ठीक है, M1G और M2G इनका रिएक्शन पेयर लगेगा दोनों का सम, सो M1G प्लस M2G, ये अर्थ का FBD बन गया। ठीक है, अब ज़रा सा एक दिमाग में तुम्हारे क्वेश्चन उठता होगा कि M2G इस पे लगा है तो इस पे भी लगा दें क्या M2G? तो बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि इसके कांटेक्ट में तो वही फोर्स आएगा ना जो कांटेक्ट की वजह से, N1 ही आएगा इस पे। बाद में पता चलेगा भी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे अगर रखे हैं ये तो M2G इज इक्वल्स टू N1, तो N1 एक्चुअली जितना ज़्यादा M2G का इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा N1 भी बढ़ जाएगा। सर एक बार फिर से बोलिए, मुझे क्लिक किया। अच्छा, कहाँ पे तुम आउट हो गए थे? सर जैसे आपने बोला ना डाउट, हाँ, आप लोग को समझा रहे थे डाउट के बारे में। किसके बारे में? सर आप कुछ बोल रहे थे मेरे को कि तुम्हारे दिमाग में डाउट उठा होगा। अच्छा, ये समझ में आया अभी ठीक है, कि बाकी start कीजिए। N1 मिस आउट कर गए थे बस तुम, बाकी सब तो सही है। हाँ, ये तो है। ठीक है, अब एक तुम्हारे दिमाग में ये डाउट उठा होगा कि M2G इस पे भी मार्क कर दें क्या, M2G यहाँ चिपका दें क्या? तो नहीं चिपकाना है, क्यों? क्योंकि वो कांटेक्ट फोर्स नहीं, वो तो फील्ड फोर्स है, और वो फील्ड फोर्स इसकी वजह से ही लग रहा है, इस पे ही लग रहा है वो। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, तो M2G इस पे मतलब सिर्फ कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स ही लगाना है। ठीक है, और बोले कि अगर ऐसा तुम समझने की कोशिश करो कि अगर M2G जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा N1 होगा, तो अगर जितना ज़्यादा इसका मास बढ़ेगा दूसरे का, इसका नॉर्मल रिएक्शन उतना बढ़ जाएगा, तो वो कंसीडर हो चुका है ये नॉर्मल रिएक्शन लिखने में। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, अब इसकी भी फ़ोटो भेजना। ड्रॉ FBD ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स। ये फ्लोर है, फ्लोर पे एक मास रखा हुआ है, उसके ऊपर एक और मास रखा हुआ है, उसके ऊपर एक और मास रखा हुआ है। इसको बोल दिया जाए M1, इसको बोल दिया जाए M2, इसको बोल दिया जाए M3, और ये है अपना सरफेस। इन चारों के FBD बनाओ, M1, M2, M3 एंड सरफेस के। हाँ सर। आई एम मेकिंग इट हेयर। सबसे पहले फ्लोर, फ्लोर पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N3, बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पे M3G चिपका दिया। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ क्या बनाया, अगला M3 बनाया। हाँ। M3 पे N3 यहाँ से लगाया, और N2 यहाँ से लगाया, और यहाँ भी मार्क कर दिए। यहाँ पे M2G ऊपर मार्क कर दिया, और यहाँ पे M3G मार्क कर दिया। ठीक है, और फिर आ गए अपन M2 पे। M2 पे यहाँ पे नॉर्मल मार्क किया, नीचे से N2 मार्क किया, यहाँ पे ऊपर M1G मार्क कर दिया, और यहाँ M2G मार्क कर दिया। फिर लास्ट चौथे वाले में, यानी कि M1 में, M1 में नॉर्मल रिएक्शन ये मार्क कर दिया, और M1G ये मार्क कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम सही बात है। लेकिन अभी सोचो ज़रा सा, ये वाला जो इसका जो M1G है, पहले वाले का जो M1G है, इसका रिएक्शन पेयर हमने इस पे ही मार्क कर दिया M2 पे, जबकि इस पे मार्क नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? कौन खींच रहा है इसे? इसे ये M2G थोड़ी, इसको तो अर्थ खींच रही है, तो ये M1G यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। यस। ठीक है, अब सही है। अब इसका सही है एकदम, ये सही हो गया। तीसरे वाले पे M3G, इस पे तो अर्थ खींच रही है इसको, M2G यानी कि इसका रिएक्शन पेयर इस पे नहीं आएगा, ये भी अर्थ पे पहुंचेगा। ये समझ में आया? ये आंसर होगा इसका। अर्थ लगा रहा है उस पे। हाँ, क्योंकि मतलब ये जो हमने M1G मार्क किया है, इसको कौन खींच रहा है? इसको ये वाला थोड़ी खींच रहा है, इसको तो अर्थ खींच रही है ना? तो अर्थ की तरफ से मार्क होगा वो। ठीक है,
तो ये बात अपन को समझ में आ गई। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे कि जैसे इमेजिन करो ये एक एग्जांपल की तरह है कि एक दीवार है, वर्टिकल वॉल, और एक फ्लोर है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर। यहाँ से एक रॉड रखी हुई है यहाँ से, ठीक है, और वो ऐसी रखी हुई है कि जस्ट एक पॉइंट टच कर रहा है फ्लोर पे और एक पॉइंट टच कर रहा है फ्लोर पे। अब परपेंडिकुलर क्या मार्क करें? जैसे अगर ऐसी रखी हुई होती, समझना मेरा डाउट, कि अगर ऐसी रखी हुई तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा मार्क होता है ना, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन अब ऐसी रखी हुई, जस्ट पॉइंट कांटेक्ट है यहाँ पे, तब क्या करना है हमें? तो पॉइंट कांटेक्ट के लिए ये पॉइंट कांटेक्ट रॉड की तरफ से, दूसरी तरफ से क्या है, दूसरी तरफ से ये सरफेस है, तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट रॉड की तरफ से है, सरफेस की तरफ से परपेंडिकुलर मार्क करना है। तो यहाँ नॉर्मल मार्क करेंगे, रॉड पे तो n1 इधर आएगा, यहाँ पे मार्क करेंगे तो n2 इधर आएगा, ठीक है। अच्छे से लिख लो इसको, ये क्या है, ये रॉड है जिसका मास m है। और अब mg कहाँ मार्क करें? तो mg हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास पे मार्क करते हैं। सो अगर रॉड का एफ बनाएंगे तो mg यहाँ लगेगा। तो इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, इधर ना मार्क करते हो, अलग से बनाते हैं कि दोनों के एफ बना रहे हैं। समझ में आ रहा है अक्षत ये वाला पॉइंट? ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? इस तरफ, इसको बोल देते हैं लेट्स से n1। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर साइड, इसको बोल देते हैं n2। और इस पे रॉड पे एक mg लगेगा जो इसका सेंटर होगा रॉड का, उससे एकदम वर्टिकली डाउन, सो mg लग जाएगा नीचे, ठीक है। अगर सरफेस का बनाना है तो इस वर्टिकल वॉल को बना लिया यहाँ पे, वर्टिकल वॉल पे इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन का रिएक्शन लगेगा, तो n1 इधर लगा दिया। हॉरिजॉन्टल वॉल का बना देते हैं, हॉरिजॉन्टल वॉल पे क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल वॉल पे ये वाला, इस n2 का रिएक्शन, यानी कि n2 इधर आ जाएगा। इसका रिएक्शन किधर जाएगा? इसका रिएक्शन जाएगा धरती में, तो ये धरती है, mg इधर आ जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो क्या हमको लर्निंग पॉइंट याद रखना है? नोट करके लिख लेते हैं कि whenever a point and a surface are in contact, normal force acts perpendicular to the surface. Normal force acts perpendicular to the surface, ठीक है। तो इसके बेसिस पे एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ड्रॉ एफ ऑफ रॉड। अच्छा, एक और चीज़, तो जैसे अभी तो हम एफ पूरे सब सारे ऑब्जेक्ट्स का बना रहे हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, केवल एक आध का किसी का एफ बनाना पड़ता है पूरे क्वेश्चन में। तो जैसे हम फ्लोर का एफ बना रहे हैं और उस पर एम जी मार्क कर रहे हैं, तो इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो तो अभी क्योंकि पहली बार सीख रहे हैं, अपन को आइडिया होना चाहिए। सो यहाँ पे अपन को केवल एफ बनाना है रॉड का, ड्रॉ एफ ऑफ रॉड। और सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ये वर्टिकल वॉल है, ये फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे रॉड रखी हुई है कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट है और यहाँ पे भी पॉइंट कांटेक्ट है, इसका मास m है, ठीक है। अब बनाओ इसका एफ रॉड का। और बना के भेजो फोटो। हाँ सर।
हम्म जस्ट अ सेकेंड, अब सही आ रही है? हाँ सर अब सही आ रही है। तो n1 इस तरफ मार्क कर देंगे, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के लिए ये सरफेस है, तो सरफेस से परपेंडिकुलर। और इधर दूसरे साइड क्या, ये दीवार की तरफ से पॉइंट है, रॉड की तरफ से सरफेस है, तो सरफेस से परपेंडिकुलर n2 मार्क कर दिया। और इस रॉड का जो मिड पॉइंट होगा वो यहाँ पे कहीं पे होगा, तो वहाँ mg मार्क कर देंगे। तो रॉड का एफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ये रॉड है तो ये बन गया n1, यहाँ पे बन गया n2, और मिड पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड्स बन गया mg। आया समझ में ये? हाँ सर आ गया। ठीक है, तो अब हम यहीं तक करते हैं आज, और होमवर्क नोट करते हैं। होमवर्क हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का है। प्रोजेक्टाइल मोशन में कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे होमवर्क में, याद है क्या? डीसी पांडे में से। एक बार देख लेता हूँ। हाँ देखो, एक से 16 तक हुए थे सिंगल करेक्ट। हाँ सर। किए थे या बचे हुए हैं अभी? नहीं सर हो गया वो तो। ठीक है, तो अब आ जाओ लेवल 2 पे। लेवल 2 पे तुम्हें करने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिंगल करेक्ट ना, प्रोजेक्टाइल के। ऑब्जेक्टिव करेक्ट सिंगल करेक्ट में पहले से लेके 10 तक, और मल्टीपल करेक्ट में 1 से लेके 6 तक। टोटल 16 क्वेश्चन है, इसको करने में 1 घंटा लगेगा। ठीक है, और ये रिवाइज कर लेना जितना भी अपन ने पढ़ा है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इससे एक बड़ा हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी धीरे धीरे। चलो बाय बाय। बाय सर।